हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। तो बच्चों, इसके लास्ट वीडियो में हमने भुगतान संतुलन की चर्चा की थी कि भुगतान संतुलन में हम दो प्रकार के खाते शामिल करते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते के क्या अवयव होते हैं और पूंजी खाता के क्या अवयव होते हैं और इनमें किस प्रकार से संतुलन होता है, इसके बारे में चर्चा हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भुगतान संतुलन और घाटा। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि भुगतान संतुलन में आधिक्य होता है, भुगतान संतुलन संतुलित रहता है और भुगतान संतुलन में घाटा होता है। तो जो भुगतान संतुलन में घाटा होता है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो अदायगी है उसका सार है कि जिस प्रकार अपनी आय से अधिक व्यय करने वाले को परिसंपत्तियां बेचकर अथवा उधार देकर आय व्यय के अंतर को पूरा करना पड़ता है, उसी प्रकार से कोई देश जिसके चालू खाते में घाटा है, जो शेष विश्व को बिक्री से प्राप्त धन से अधिक धन व्यय करता है, उसे अपनी परिसंपत्तियों को बेचकर या विदेशों से ऋण लेकर उस कमी को पूरा करना होता है। जैसा कि हमने सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था में पढ़ा था कि यदि क्या होता है, जो सरकार है यदि वो घाटे का बजट बनाती है, अर्थात सरकार के व्यय तो अधिक होते हैं जबकि सरकार की आय कम होती है, तो सरकार उस घाटे की पूर्ति कैसे करती है? या तो उधार लेकर करेगी या फिर लोगों से करों की राशि को बढ़ाकर करेगी। यही हमने चर्चा की थी। तो इसी प्रकार से यदि हमारे भुगतान संतुलन में घाटा आ जाता है, यदि हमें कहते हैं कि जो विदेशों से प्राप्त होने वाली आय है वो तो कम होती है, जबकि हम विदेशों पर जो व्यय कर रहे हैं वो क्या होता है? अधिक होता है। तो इसकी पूर्ति भी किस प्रकार से की जा सकती है? या तो हम विदेशों से ऋण लेंगे या फिर हम हमारी परिसंपत्तियां जो हमारे पास धन है उसको हम क्या करेंगे? बेच देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर ये लिखा है कि परिसंपत्तियों को या तो बेच दिया जाएगा या विदेशों से ऋण लेकर उस कमी को पूरा करना होगा, अर्थात उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। इस प्रकार किसी भी चालू खाता घाटे को निवल पूंजी खाता आधिक्य अर्थात निवल पूंजी अंतर प्रवाह से वित्त पोषित करना होता है। हमने अंतर प्रवाह बताया था कि पूंजी का क्या करना? हम दूसरे देश से हमारे देश में आना। तो कहने का तात्पर्य है कि घाटे की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा? पूंजी का अंतर प्रवाह करना होगा। और निवल पूंजी अंतर प्रवाह इसलिए कहा है कि जो बाह्य प्रवाह और अंतर प्रवाह है उसमें शुद्ध रूप से क्या होना चाहिए? अंतर प्रवाह होना चाहिए, उसी से घाटे की पूर्ति की जाएगी। तो यहाँ है किसी भी चालू खाता जो घाटा है उसको निवल पूंजी खाता आधिक्य अर्थात निवल पूंजी अंतर प्रवाह से वित्त पोषित करना होगा। अर्थात चालू खाते अर्थात जो उसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, अंतरण अदायगी, यदि उसमें कोई घाटा चल रहा है तो उस घाटे को हमें पूंजी खाते में हमें क्या करना होगा? आधिक्य बनाना होगा। चालू खाते के घाटा है तो हमें पूंजी खाते में क्या होगा? आधिक्य करना होगा। इस प्रकार से हमारा जो भुगतान संतुलन है वो संतुलन हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि ये चालू खाता और पूंजी खाता है, इसका जो प्लस है बराबर 0, अर्थात क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यदि चालू खाते में घाटा है तो पूंजी खाते में क्या करना होगा? आधिक्य करना होगा, तभी ये दोनों संतुलित हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें पूंजी का अंतर प्रवाह करके इस घाटे का वित्त पोषण करना होगा। वैकल्पिक रूप से एक देश अपने भुगतान संतुलन घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग कर सकता है। यदि हमारे पास विदेशी विनिमय कोषों का भंडार है, दूसरे देश की मुद्राएं हमारे पास है, तो उस घाटे की पूर्ति के लिए विदेशी विनिमय का कोषों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय कोष को जो होते हैं उनको क्या करता है? बेचना शुरू कर देता है, तो उस घाटे की पूर्ति उसके द्वारा भी की जा सकती है। इसे कहते हैं आधिकारिक कोष विक्रय। ठीक है, कि जो हमारे पास रिजर्व बैंक के पास विदेशी विनिमय कोष है तो उसकी बिक्री के द्वारा अर्थात वो जो विदेशों की मुद्रा है हमारे पास उसको बेचकर भी हम क्या कर सकते हैं? इस घाटे की पूर्ति कर सकते हैं, जिसे हम आधिकारिक कोष विक्रय कहते हैं। आधिकारिक जो कोषों में कमी वृद्धि का कुल अदायगी संतुलन घाटा आधिक्य कहते हैं। इसको इस तरह से देखेंगे कि यदि आधिकारिक कोषों में कमी होती है तो कुल अदायगी संतुलन क्या होता है? घाटा होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? और आधिकारिक कोष में यदि वृद्धि होती है तो कुल अदायगी संतुलन क्या होता है? आधिक्य होता है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है जो आधिकारिक कोष है, जो रिजर्व बैंक के पास विनिमय कोषों का जो भंडार है, तभी तो उसमें क्या हो रही है? और कमी की जा रही है। कुल अदायगी जो भुगतान संतुलन है वो क्या है? घाटे में है। मूलभूत तथ्य यह है कि अदायगी संतुलन घाटा में मौद्रिक अधिकारी अंतिम वित्त पोषक होते हैं। टोटल ऑल बात है ये है कि जो हमारे यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, मौद्रिक अधिकारी होती हैं, वो ही अंतिम वित्त पोषक होते हैं और वो ये डिसाइड करती हैं कि जो विनिमय कोष है उनको बेचना है या फिर उनको
वैसा ही रखना है या विदेशी ऋण लेना है जिसके द्वारा घाटे की क्या करनी है, पूर्ति करनी होती है, तो वो ही अंतिम निर्णयकर्ता यहाँ पर होते हैं, अथवा किसी आधिक्य के अधिग्राही होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है आधिकारिक कोष लेन देन एक स्थिर विनिमय दर अवस्था में अस्थायी विनिमय दरों की अपेक्षा अधिक प्रासंगिक होते हैं। जो आधिकारिक कोष हम लेन देन कर रहे हैं या फिर उसको कमी कर रहे हैं, ये सब किस में अच्छा रहता है, जब हमारे यहाँ विनिमय दर कैसी हो, स्थिर विनिमय दर, उसमें अस्थायी विनिमय दरों की अपेक्षा ये अधिक प्रासंगिक होते हैं। अब स्थिर विनिमय दर क्या होती है, अस्थायी विनिमय दर क्या होती है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम ये देखते हैं स्वायत्त और समायोजित लेन देन क्या होता है। दो तरह के लेन देन होते हैं, एक तो होता है स्वायत्त और एक होता है समायोजित। स्वायत्त का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है, अर्थात जो अपने आप होता है। समायोजित इसमें हम कंपनसेशन करके उसको करते हैं। तो हम यहाँ पर स्वायत्त और समायोजित लेन देन के बारे में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश किए जाते हैं, अर्थात जब वे बीओपी की दशा से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अर्थात हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चल रहा है, हमारे घाटा चल रहा है, लेकिन हम उसके वजह से लेन देन नहीं कर रहे हैं। हम लेन देन जैसा हो रहा है वो वैसा ही चलता आ रहा है, उसका बीओपी से कोई संबंध, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन से कोई संबंध नहीं होता, तो उसे हम स्वायत्त लेन देन कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में कि अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक लेन देन चल रहा है हमारा, विदेशों से जो भी हमारा लेन देन हो रहा है, पूंजी का अंतर प्रवाह बाह्य प्रवाह हो रहा है, वो बीओपी से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। बीओपी में चाहे घाटा हो चाहे बीओपी में आधिक्य हो, लेकिन उससे उसका कोई मतलब नहीं होता, वो लेन देन तो चलता ही रहता है। पूंजी का अंतर प्रवाह बाह्य प्रवाह, तो अदायगी संतुलन में विषमता पूरा करने के अलावा हम उसकी विषमता को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम वो लेन देन वैसे ही कर रहे हैं, तो वो भुगतान संतुलन से क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो ऐसा जो लेन देन होता है वो कहलाता है स्वायत्त लेन देन। आ रहा है बच्चों समझ में। एक कारण लाभ कमाना हो सकता है। इन मदों को अदायगी संतुलन में रेखा के ऊपर की मदें कहते हैं। ये जो मदें होती हैं स्वायत्त रूप से जो हम खर्च कर रहे हैं या स्वायत्त रूप से जो पूंजी का अंतर प्रवाह या बाह्य प्रवाह हो रहा है, इसे हम रेखा के ऊपर की मदें कहते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं लाभ कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ये बीओपी से क्या होती है, स्वतंत्र होती है और रेखा के ऊपर की मदें होती हैं। ठीक है, जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगियों से अधिक कम हो तो अदायगी संतुलन को आधिक्य घाटा कहा जा सकता है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त जो अदायगी है उससे क्या है, अधिक है, प्राप्तियां तो हमें अधिक प्राप्त हो रही हैं। स्वायत्त मतलब जो कि बीओपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो प्राप्तियां हमें जो भी लेन देन हो रहा है हमारा विदेशों से, वो प्राप्तियां अधिक हैं, जबकि जो हमारी जो देनदारी है, अर्थात हम ये कहें कि जो अदायगी है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो अदायगी संतुलन को क्या कहेंगे, हम आधिक्य कहेंगे। इसका उल्टा हम देखें कि जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगियों से कम हो, ब्रैकेट वाला है कम हो, तो अदायगी संतुलन को हम ब्रैकेट वाला अर्थात घाटा कह सकते हैं। अर्थात प्राप्तियां अधिक हो रही है, अर्थात पूंजी का अंतर प्रवाह हमारे यहाँ अधिक है बाह्य प्रवाह की तुलना में, तो वो क्या हो गया, आधिक्य हो गया। और जबकि बाह्य प्रवाह अधिक है अंतर प्रवाह की तुलना में, तो वो क्या हो गया, भुगतान संतुलन घाटा हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में। ये था स्वायत्त लेन देन जो कि बीओपी से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। समायोजित जो लेन देन है वो रेखाओं के नीचे की मदों का निर्धारण अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है। जो हम समायोजित जो लेन देन करते हैं, रेखा, यहाँ जो रेखा की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जैसे हमने चालू खाता और पूंजी खाता, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को संतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये रेखा से ऊपर की मदें हैं जो कि संतुलन में का हिस्सा नहीं होती है। जो ये रेखा होती है, हम ये बता रहे हैं यहाँ पर हमारा चालू खाता है और पूंजी खाता है, उसका हमने यहाँ डेबिट और क्रेडिट बना दिया, डेबिट और क्रेडिट बना दिया हमने। क्या, डेबिट और क्रेडिट की जो मदें हैं वो हम बना देते हैं, एक तरह से खाता तैयार किया जाता है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक पक्ष ज़्यादा है एक पक्ष कम है, तो वो क्या होता है, रेखा के ऊपर आता है। जब हम इसमें संतुलन करने का प्रयास करते हैं तो वो रेखा के नीचे आता है। ठीक है, तो जो स्वायत्त जो है वो रेखा के ऊपर आता है, क्योंकि वो संतुलन से कोई संबंधित नहीं होता उसका, वो केवल वैसा ही लेना देना, पूंजी का अंतर्प्रवाह पूंजी का बाह्य प्रवाह चलता रहता है पूंजी खाते में। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, पूंजी का जो अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह इसलिए करते हैं ताकि कि जो हमारा जो भुगतान संतुलन है वो क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, तो वो आ जाएंगी हमारे रेखा के नीचे की मदें। आ रहा है बच्चों समझ में। यहाँ पर यह है कि जब अदायगी संतुलन में घाटा हो अथवा आधिक्य हो, जब हमारे भुगतान संतुलन में आधिक्य हो या घाटा हो, तब जब हम लेन देन करते हैं विदेशों से
पूंजी का अंतर प्रवाह या बाह्य प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं समायोजित लेन देन। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम खाते हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चालू खाते में हमारे क्या चल रहा है, घाटा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, विदेशों से जो पूंजी है उसका अंतर प्रवाह करेंगे पूंजी खाते में। और यदि हमारे चालू खाते में क्या हो रहा है, आधिक्य चल रहा है, तो विदेशों में पूंजी का क्या होगा, बाह्य प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, चालू खाते में संतुलन करने के लिए हम पूंजीगत खाते में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आपको याद रखना होगा ये सारी चीजें। अन्य शब्दों में ये स्वायत्त लेन देनों के निवल परिमाणों नामों द्वारा निर्धारित होते हैं, क्योंकि आधिकारिक कोष लेन देन बीओपी की विषमता को पाटने के लिए किए जाते हैं। ये क्या लेन देन जो हो रहा है, क्या भुगतान संतुलन संतुलित है, आधिक्य है, घाटा है, तो उससे ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये आधिकारिक कोष जो लेन देन है वो बीओपी की विषमता को क्या करने के लिए, पाटने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए रेखा के कहाँ आते हैं, ये नीचे आते हैं। इन्हें अदायगी संतुलन में समायोजित मदों के रूप में देखा जाता है। इसे हम किस में देखते हैं, समायोजन के रूप में देखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो खाते हैं डेबिट और क्रेडिट उनमें बराबरी का प्रयास करते हैं। चालू खाते में जो हमारे क्या हुआ है, घाटा आया है, उसको हम क्या करेंगे, पूंजीगत खाते में क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, मतलब आधिक्य करेंगे। तो इसी का प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, जो समायोजित लेन देनों के द्वारा किया जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है त्रुटि और लोप। त्रुटि और लोप क्या होता है, इसमें होता है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है, अतः बीओपी का तीसरा अवयव होता है, चालू और पूंजी खातों के अतिरिक्त होता है। देखो हमने पढ़ा कि चालू खाता हो गया, जिसमें कि हम क्या देख रहे हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का और अंतरण अदायगी का होता है। अब चालू खाते में यदि घाटा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जो पूंजी खाता है उसमें हम अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह करके उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो जो त्रुटि और लोप रह जाता है वो होता है हमारा इसका तीसरा अवयव। ठीक है, जिसे त्रुटि और लोप का प्रतिबिंब मानते हैं। जो तीसरा जो अवयव है उसे हम कह सकते हैं कि त्रुटि और लोप का क्या है, एक तरह से प्रतिबिंब है। ठीक है, अब देखते हैं अदायगी संतुलन घाटा। इसमें क्या होता है, जब कुल संतुलन घाटा है, इसका मतलब जीरो से क्या है, कम है, मतलब हमारा भुगतान संतुलन है वो क्या है, घाटे में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, रक्षित कोष में परिवर्तन करेंगे। जो हमारे आधिकारिक कोष है, जो लेन देन है, उसको हम अधिक करेंगे, अर्थात पूंजी का क्या होगा, अंतर प्रवाह होगा। अब अदायगी संतुलन यदि संतुलित है, अर्थात भुगतान संतुलन क्या है, कुल संतुलन संतुलन में है, तो रक्षित परिवर्तन कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा, जो हम समायोजित लेन देन कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो किस में रहेगा, बैलेंस में रहेगा। यदि अदायगी संतुलन आधिक्य में चल रहा है, जो भुगतान संतुलन क्या है, आधिक्य है, अर्थात जो हमारी देनदारी है वो तो क्या है, कम है, और लेनदारी क्या है, अधिक है। कहने का तात्पर्य है कुल संतुलन क्या है, अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रक्षित परिवर्तन जो है उसको, मतलब हम पूंजी है उसका क्या करेंगे, बाह्य प्रवाह करेंगे। आ रहे समझ में। आधिकारिक कोष है उसकी हम यहाँ पर हमारी देनदारी होगी। ये है हमारा भुगतान संतुलन है, उसमें त्रुटि और लोप। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के 6ठे संस्करण में नए लेखीय मानदंड लागू किए जाने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अदायगी संतुलन की संरचना में परिवर्तन किए हैं। जो अदायगी संतुलन है उसकी संरचना में दो प्रकार के खाते होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल, जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसके 6ठे संस्करण में एक नए लेखीय मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक ने उसने भी इसको क्या किया है, उसके हिसाब से हमारे अदायगी संतुलन में परिवर्तन किया है। इस नए वर्गीकरण के अनुसार लेन देनों को 3 खातों में बांटा गया है। अभी लेन देनों को हमने 2 खातों में बांटा था, एक तो चालू खाता, एक पूंजी खाता। इसमें तीसरा खाता भी ऐड कर दिया गया और उस खाते का नाम है वित्तीय खाता। चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता, मतलब जो ये पुराना जो संस्करण चल रहा है उसके हिसाब से 2 ही खाते थे, चालू खाता और पूंजी खाता। अब नए संस्करण के हिसाब से एक खाता और ऐड कर दिया गया है, इसका नाम है वित्तीय खाता। और ये किसने करवाया ऐड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, आपको याद रखना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के 6ठे संस्करण में। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे बॉन्ड है, इक्विटी शेयर है, उसमें व्यापार के कारण जो होने वाले जो सभी लेन देन हैं उसको अब किस में रखेंगे, वित्तीय खाते में। अब ये भी तो डिस्क्राइब करना है कि वित्तीय खाते में क्या रखा जाएगा। तो वित्तीय खाते में क्या रखा जाएगा, जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जैसे कि बॉन्ड है, इक्विटी है, शेयर है, उसमें जो होने वाले जो व्यापार होते हैं उसके सभी लेन देनों को वित्तीय खातों में रखा जाता है। ठीक है,
लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी पुरानी प्रणाली के अनुसार ही अदायगी संतुलन को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन यदि हम भारतीय रिजर्व बैंक को देखें तो वो अभी भी पुरानी ही प्रणालियों के हिसाब से जो अपनी अदायगी संतुलन है चालू खाता और पूंजी खाते के रूप में प्रकाशित कर रहा है। आगे बच्चों समझ में, तो ये था अदायगी संतुलन और घाटा क्या होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा कि यदि अदायगी संतुलन जैसे चालू खाते में जो घाटा होता है उसकी पूर्ति हम किसके द्वारा करते हैं, पूंजी खाते के द्वारा करते हैं, जिससे पूंजी का अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह होता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, विदेशी विनिमय की मांग क्या होती है, विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होती है और किस प्रकार से विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।